नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजी ग्लोबल। दोस्तों, ये दूसरा चैप्टर है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का। रेलवे में सीबीटी 2 का पार्ट ए, जिसपे मेरिट लिस्ट बनता है, उसमें 40 जो क्वेश्चंस आते हैं, 40 नंबर का जो क्वेश्चंस आते हैं, वो होते हैं बेसिक ड्राइंग और बेसिक साइंस से, इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस से। और उसी बेसिक साइंस का दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मास, वेट एंड डेंसिटी। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन बातें आपको बताना चाहता हूं। पहला, कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे बिल्कुल बेसिक लेवल के होंगे, क्योंकि रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि हम जो क्वेश्चंस पूछेंगे एनसीवीटी के पैटर्न पर पूछेगा। और एनसीवीटी का जो पैटर्न है कि जो काम करते समय वर्कशॉप कैलकुलेशन, वर्कशॉप में जो काम करते समय जिस कैलकुलेशन का जरूरत पड़ेगा, उसी साइंस को यहां पर पढ़ना है। फिजिक्स के अंदर में ढूक नहीं जाना है। यहां पे हम यूट्यूब पे देखे हैं कि बहुत सारे फैकल्टी हैं, कोचिंग का हम नाम नहीं बताएंगे, कि डायरेक्ट फिजिक्स के अंदर में घुस गए हैं, मास का एकदम डेरिवेशन कर रहे हैं, वेट निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और बाबू याद रखना, उतना अंदर डेप्थ में घुस जाओगे क्वेश्चंस नहीं बनेगा। लेकिन क्योंकि इसका जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना, वो बिल्कुल बेसिक लेवल का है और अलग अलग यूनिट पे क्वेश्चन पूछता है। जो यूनिट होता है, जैसे सेंटीमीटर होगा, एमएम हो गया, डाइन हो गए, फोर्स का अलग अलग यूनिट होता है, तमाम चीजों का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। और वो बिना प्रैक्टिस के सोल्व नहीं होगा। कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, पूरा फिजिक्स पढ़िए, कुछ नहीं होगा। और पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है मास के बारे में, वेट के बारे में और डेंसिटी के बारे में, तीनों होता क्या है, बस। इसी तरह से अगला चैप्टर है वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी सेम वही कंडीशन है, तीन जो हमारे स्पीड का फॉर्मूला होता है, उसी पे सारा चैप्टर को, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। इसके आगे वर्क ऑन एनर्जी है, उसको भी इसी तरह से पढ़ना है। मतलब मेरा यह है कि बेसिक फंडामेंटल समझकर इसके प्रश्नों को हल करना है, और सारे प्रश्न बेसिक फंडामेंटल पढ़ के सोल्व हो जाएंगे। तो फिर हम क्यों डेप्थ में घुस के डेरिवेशन को अपना खराब करें, माइंड को खराब करें। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। और याद रखिएगा, 40 नंबर का जो क्वेश्चंस आने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस से, ड्राइंग का तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे जब आप ड्राइंग को अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने पढ़ाया, आप समझ लीजिएगा। लेकिन ये 3-4 चैप्टर इस पे केवल न्यूमेरिकल आते हैं, इस पे थ्योरी नहीं आएगा। और इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए आपको बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो नौकरी प्लानिंग से मिलता है, याद रखना भाई। नौकरी किससे मिलता है? प्लानिंग से मिलता है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने से नहीं मिलेगा, बहुत कुछ पढ़ने से नौकरी नहीं मिलता। बहुत कॉन्स्टेंट चीजें जो आने वाला है उसी को हिट कीजिएगा, बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि नया क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते, कुछ भी कर लीजिए। जब भी आप सोल्व करेंगे, पहले से प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन, सेम पैटर्न पर पूछा हुआ क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हैं। नया कुछ पैटर्न देगा, नहीं सोल्व कर पाएंगे। इसलिए वही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, वही पढ़ना जो एग्जाम में काम आए, ठीक है ना। क्योंकि हम आईटीआई नहीं कर रहे हैं, डिप्लोमा नहीं कर रहे हैं, हम रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, उसका एक अपना सिलेबस होता है, उसी सिलेबस को हम लोग पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। मास, वेट एंड डेंसिटी, ठीक है। मास, वेट, डेंसिटी होता क्या है, इसके बारे में एक एक करके हम समझेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक बेसिक फंडामेंटल बताना चाहूंगा कि डेंसिटी एंड स्टेट ऑफ मैटर, किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना भारी है, कितना कम है, डिपेंड करता है डेंसिटी पे। मतलब मास डिपेंड करता है डेंसिटी पे। ये बात 100% सत्य है। क्यों? क्योंकि जिसका डेंसिटी कम होगा उसका मास कम होगा। डेंसिटी मतलब होता क्या, यही हम समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे। देखिए, अगर हम गैस की बात करें तो गैसेस में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना, जो मोलिक्यूल्स होते हैं, थोड़ा दूर दूर पे होते हैं, थोड़ा दूर दूर पे होते हैं। अगर हम इतना बड़ा गुब्बारा को हम एक उसमें हवा भर दें, इतने बड़े गुब्बारे को हवा भर दें, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसकी डेंसिटी कम होने के कारण हम उसे उठा लेंगे। लेकिन इतना बड़ा एक लोहे का टुकड़ा हो तो आप नहीं उठा पाएंगे, बहुत वजन होगा उसमें। रीजन क्या है? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। किसका? गुब्बारा का, हवा का। लेकिन वही मेटल का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो भारी है। तो एयर में इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसके वजह से हम एयर में मूव भी करते हैं ना, तो हमें कोई परेशानी नहीं होता, इधर उधर अपने हाथ को कर सकते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आता है। वहीं लिक्विड की बात करें तो हवा के अपेक्षा इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, काफी करीब करीब होते हैं, इसीलिए लिक्विड के अंदर हम प्रवेश कर जाते हैं। कैसे करते हैं? उसको हटाकर करते हैं, ऐसे ऐसे हमको हाथ से लिक्विड को हटाना पड़ता है, तब हम प्रवेश करते हैं। और चूंकि उसके जो पार्टिकल्स है उस भी दूर दूर पे है, इससे वजह से हम उसको छितिर बितिर कर सकते हैं। लेकिन वही हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो मोलिक्यूल्स होते हैं, स्ट्रांगली एक दूसरे से पकड़े होते हैं। आप अपने हाथों से ऐसे नहीं हटा सकते हैं, उसको हटाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि जिसके पार्टिकल्स अंदर का जो स्ट्रक्चर है ज्यादा क्लोज है, उसका डेंसिटी ज्यादा है। जिसके पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर है,
उसकी डेंसिटी कम है। और ये भार भी उसी पर डिपेंड कर रहा है, मास भी उसी पर डिपेंड कर रहा है कि जिसका पार्टिकल्स नजदीक है उसका भार ज्यादा है, वेट ज्यादा है, मास ज्यादा है, और जिसके पार्टिकल्स दूर दूर है उसका मास कम है। ठीक है, क्योंकि टोटली डिपेंड ऑन डेंसिटी। ठीक है, उसी तरह से और एग्जांपल है, जैसे देखिए ये सेम वॉल्यूम, ये सेम ऊंचाई, सेम चौड़ाई और सेम थिकनेस का ये बकेट रखा हुआ है, और इस बकेट में पानी का लेवल भी सेम है। देखिए यहां तक पानी भरा हुआ है, यहां तक ये पानी भरा हुआ है। अब हम इसमें एक प्रयोग कर रहे हैं, एक में हम क्रॉक डाल रहे हैं, क्रॉक मतलब कागज का टुकड़ा जो बहुत हल्का होता है, ठीक है ना, उसको डाले, ये देखिए ऊपर तैर रहा है। ठीक है, रुआ फोम समझते हैं ना, फोम तो तैर रहा है। इसी वाटर में अगर हम लकड़ी डालते हैं तो थोड़ा सा ये हल्का सा पानी के अंदर जाता है, आधा बाहर आता है, लेकिन इसी में हम मेटल डाल देते हैं, मेटल अंदर चला जाता है, बैठ जाता है। रीजन क्या है भाई? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम थी, इसके पार्टिकल्स दूर दूर थे क्रॉक का, तो ये भारी है नहीं, हल्का है, हल्का होने का ये तैर रहा है। वहीं वुड की बात करें तो वुड की डेंसिटी इससे अपेक्षा कुछ ज्यादा होता है, इसके पार्टिकल थोड़ा और करीब करीब है, तो इसके वजन ज्यादा हो गया, इससे वजह से ये डूब गया। मेटल का इस तो बिल्कुल स्ट्रांगली क्लोज होता है, पकड़े रहता है, इसको डालने से ये पूरी तरह से डूब जाता है। तो मतलब हम बोल सकते हैं मास वेट जो भी है चीजें है डिपेंड करता है डेंसिटी पे। अब हम समझेंगे एक एक करके, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे समझना है हमको मास। मास मतलब होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। मास मतलब द्रव्यमान। ठीक है ना, आप इसको राइट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, बाद में कर लीजिए, पहले समझ लीजिए। बोल रहा है कि मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी। मास क्या है भाई? क्वांटिटी ऑफ मैटर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है। मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैं बात करूं इस मोबाइल का मास कितना है, तो मोबाइल का मास उतना ही होगा जितना इसमें मटेरियल लगा होगा, और मटेरियल में जो डेंसिटी होगी वही डिपेंड करेगा इसमें इसका मास क्या है ना। मान लीजिए हम बोलेंगे इसका मास कितना है, तो भाई इसमें जितना मटेरियल लगा है उसका जो क्वांटिटी है वही उसका मास है। बिल्कुल सही है। इसका मास क्या है भाई? इसमें जितना मटेरियल लगा है उतना ही इसका मास है, लेकिन ये ज्यादा भारी, ये हल्का है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? इसकी डेंसिटी क्या है? कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो मटेरियल लगा है उस पर भी डिपेंड करता है, और मटेरियल के साथ उसकी मटेरियल का डेंसिटी क्या है उस पर भी मास डिपेंड करता है कि किसका मास कितना है। जिसके मटेरियल का क्वांटिटी और डेंसिटी ज्यादा होगा उसका मास ज्यादा होगा, जिस मटेरियल का क्वांटिटी और डेंसिटी कम होगा उसका मास कम होगा। ठीक है ना, ये हल्का है क्योंकि डेंसिटी इसकी कम है। दोनों देखने में तो ये भारी होना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा मोटा दिख रहा है, ज्यादा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन ये पतला होते हुए भारी है, डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, समझ गए? मास क्या होता है कि किसी बॉडी के अंदर में जो भी मटेरियल होता है उसकी क्वांटिटी पर उसका मास डिपेंड करता है। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होता है। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। और मास निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। मास निकालना हो ना, मास निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, इसका एक वॉल्यूम का और एक डेंसिटी का। डेंसिटी मैं बार बार बोल रहा हूं, वॉल्यूम और डेंसिटी मिलाकर हम मास निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है भाई? वॉल्यूम क्या होता है? मतलब आयतन, जिसको आयतन बोलेंगे वो क्या होता है। मान लीजिए ये बोतल है, ये बोतल है, इस बोतल का वॉल्यूम कितना है, तो इस बोतल में कितना वॉल्यूम है, मतलब इसमें अंदर हम कितना पानी डाल सकते हैं, ये भी एक कंसेप्ट है। तो वॉल्यूम होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मल्टीप्लाई। ठीक है ना, इसकी लंबाई कितना है? लंबाई मतलब लेंथ, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू लंबाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तीनों को गुना करेंगे तो इसका आयतन निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम तीन चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। वॉल्यूम तीन चीजें मिलकर आयतन का निर्माण करता है। वॉल्यूम मतलब आयतन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों मिलाएंगे तो क्या मुझे आयतन मिलेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? मास में दो क्वांटिटी होता है, एक वॉल्यूम होता है, एक डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वॉल्यूम निकलकर बाहर आएगा। अब वॉल्यूम का जो यूनिट होगा, अगर लंबाई मीटर में दिया है तो मीटर, मीटर मीटर 3 मीटर हो गया, तो 3 मीटर को मल्टीप्लाई कीजिए, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा ना। अगर एमएम में दिया है, मान लीजिए एमएम है, तो एमएम इंटू एमएम इंटू एमएम, 3 एमएम है तो क्या हो जाएगा? एमएम क्यू हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या होगा? एमएम क्यू। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर
इंटू सेंटीमीटर, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम का आयतन का जो यूनिट होता है हमेशा क्यू में रहेगा, एमएम क्यू हो, मीटर क्यू है, सेंटीमीटर क्यू हो या डेकामीटर क्यू हो, ठीक है, लेकिन हमेशा ये क्यूब में रहता है क्योंकि 3 यूनिट जोड़कर ये बनता है, ठीक है। तो कभी भी मास निकालना हो तो पहले वॉल्यूम निकाल लो, किसी भी चीज का क्या निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। और डेंसिटी हमेशा दिया रहता है हर मैटर का, चाहे स्टील हो, आयरन हो, प्लास्टिक हो, जो भी चीज है, जो भी पता उसका डेंसिटी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये डेंसिटी निकालना नहीं होता है, ये दिया रहता है बाय डिफॉल्ट, डेंसिटी आपका दिया रहता है क्वेश्चन में। जहां पे नहीं दिया रहेगा डेंसिटी भी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, मास वेट एंड डेंसिटी। डेंसिटी के समय डेंसिटी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं मास, और मास के कंडीशन में डेंसिटी हमेशा आपको दिया रहेगा और उसको ऐसे निकालना होगा। तो मास निकालना तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और वॉल्यूम निकालने का हमारा ये फॉर्मूला हो गया। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल लेंगे, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, एमएम क्यूब में, और डेंसिटी से गुना कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। समझ गए? तो आई होप आप मास समझ गए, द्रव्यमान समझ गए। अब बताइए इसमें कौन सा टॉप चीज है, और इसी को यूट्यूब पर देखिए अलग अलग कोचिंग वाले ऐसे पढ़ा है कि बच्चा का माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। छोटा सा चीज को इतना लेंदी करके पढ़ा है कि उसको समझ में नहीं आएगा। हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे, ये बहुत ईजी था, ठीक है ना, समझ गए। इसी तरह से बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं वेट। बाबू अब पढ़ना है हमको वेट। वेट क्या होता है, वेट क्या होता है? देखिए वेट एक प्रकार का फोर्स है। क्या है? एक प्रकार का फोर्स है। अब फोर्स कैसे है आइए समझते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फोर्स मतलब बल। फोर्स मतलब क्या होता है? बल। बल का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, न्यूटन, जिसको एन से सूचित किया जाता है। यूनिट वाले चैप्टर में हम पढ़ाए होंगे, न्यूटन मतलब एन, ठीक है। अब अगर हम वेट की हम बात करें और मास की बात करें तो काफी कंफ्यूजन था कि मास और वेट क्या होता है। इसका डिफरेंस हम समझेंगे। पहले वेट फोर्स कैसे, इस बात को समझिए, बल कैसे है। देखिए वेट इक्वल टू होता है, डब्ल्यू इक्वल टू होता है मास इंटू एम इंटू जी। जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, एम इंटू जी होता है, एम जी होता है। और इसका जो यूनिट होता है, यूनिट का पहले हम बाद में डिसाइड करते हैं, पहले मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मतलब वेट निकालना हो तो आपको मास चाहिए और आपको गुरुत्वाकर्षण बल चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेट निकल जाता है। कभी कभी ये जी के जगह पे एक्सेलरेशन ले लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? एक एक्सेलरेशन है, जैसे 9.8 मीटर पर सेकंड। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही ना होता है पृथ्वी का। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ये है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए एक्सेलरेशन का भी तो फॉर्मूला ही होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन बोलिए या गुरुत्वाकर्षण बोलिए, दोनों तो सेम चीज हो गया, है ना। तो यहां पे हम मास को अगर हम मास को गुरुत्वाकर्षण बल से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा वेट निकल जाता है। मास का यूनिट क्या होता है बाबू? अभी बताए थे ना, मास का यूनिट होता है केजी, किलोग्राम, ग्राम नहीं होता है, किलोग्राम। जी का होता है मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी इंटू मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम शॉर्ट में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, केजी मीटर सेंटीमीटर, ऊपर आएगा तो माइनस स्क्वायर। और ये जो होता है ना, इसका मतलब होता है एन, न्यूटन। ये जो यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब होता है न्यूटन। और न्यूटन जब यूनिट होता है, न्यूटन का मतलब फोर्स, फोर्स को ही न्यूटन बोलते हैं। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। यहां से न्यूटन निकलकर हमके सामने आता है, ठीक है। तो इससे साबित होता है कि हमारा वेट जो है ये क्या है? क्या एक फोर्स, एक बल है, ठीक है ना। अब आगे समझते हैं, एक चीज और समझते हैं यहां पे। देखिए मान लीजिए यह एक पदार्थ है, ठीक है ना, जो 1 केजी का है। कितने का है? 1 केजी का है, ठीक है ना। 1 केजी का इसका मास है। मास कितना है? मास इक्वल टू 1 केजी, ठीक है ना। और इस पे गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका जो एक्सेलरेशन है, ऊपर से हम नीचे गिरा रहे हैं इसको, इसका जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब समझ सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जो पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है, तो किस स्पीड से खींचती है भाई? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो 1 किलो मास को अगर ऊपर से हम ड्रॉप करा रहे हैं तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नीचे की तरफ भागता है। तो इसका वेट क्या है? वेट निकालिए। तो यहां पे वेट कैसे निकल जाएगा? डब्ल्यू इक्वल टू क्या आता है?
एम इंटू जी, जी गुरुत्वाकर्षण बल या एक्सेलरेशन दोनों लिख सकते हैं। एम कितना है हमारा 1 kg है, दिख रहा है, एम कितना है 1 kg है, ठीक है, इंटू जी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है 9.8 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर इसको हम लिखे हैं मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आएगा, 1 से 9.8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होगा। और इसको हम बोलते हैं एन, न्यूटन बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो हुआ वेट इसका कितना आ गया 9.8 न्यूटन, ठीक है ना। तो यहां पे एक फॉर्मूला निकल कर सामने आया कि 1 kg मास का किसी भी वस्तु को अगर नीचे की तरफ ड्रॉप कराते हैं तो उसका जो फोर्स होगा उसका वेट होगा 9.8 न्यूटन होगा, ठीक है, समझ गए। अब यहां पे आप देखिए कि जो वेट हम निकाल रहे हैं, आप ध्यान दिए होंगे जब हम वेट निकाल रहे हैं तो मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स से गुना कर रहे हैं, जी से गुना कर रहे हैं। जी को हम एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ए बोल सकते हैं, ठीक है। तो जी से गुना कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि जहां भी जी नहीं होगा, जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा, वहां पे वेट का कोई बात ही नहीं होगा, वेट होगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा वेट। कैसे हो जाएगा, देखो W इक्वल टू मास इंटू जी, और जी जहां नहीं है मतलब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है वहां पर हम जीरो लिखेंगे। और जीरो से किसी संख्या में किसी यूनिट में मल्टीप्लाई करते हैं वो किसको जीरो बना देता है। तो W इक्वल टू यहां पे जीरो हो जाएगा। कहां जीरो होगा, जहां पे हमारा ये जी नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, ठीक है, वहां पे ये जीरो कर देगा, ठीक है ना। तो जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, जहां पे हमारा एक्सेलरेशन नहीं है, वहां पे ये हमारा वेट जीरो हो जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष यान से जाते हैं चांद पे या मंगल ग्रह पे या अंतरिक्ष में, तो जब पृथ्वी के कक्षा से बाहर निकलते हैं, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलते हैं, तो उनका वेट जीरो हो जाता है, उनका वेट जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के जैसे ऑर्बिट से बाहर निकलते हैं तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल जीरो हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल जीरो हो गया, वेट भले मास भले आपका 60 kg है, 60 kg या 70 kg है, लेकिन जैसे आप पृथ्वी के कक्षा से बाहर निकलते हैं वहां पे आपका वेट जीरो हो जाता है। रीजन गुरुत्वाकर्षण बल जीरो है, तो इसलिए वेट जीरो हो जाता है। और इसी वजह से वो तैरने लगते हैं। कहां तैरने लगते हैं, अपने यान में वो लोग तैर के जाते हैं। इस रूम से उस रूम में जाना हो, चाहे आपको इस सीट से उस सीट के पास जाना हो, तो आपको हवा में तैरते हुए जा सकते हैं। अभी हम लोग खड़ा है, क्यों खड़ा है, क्योंकि पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींच रखा है। जैसे ये 9.8 हट जाएगा मेरे पास है, हम भी यहां तैरने लगेंगे, हनुमान जी बन जाएंगे, ठीक है, ये है। तो इस कंसेप्ट को समझ गए। तो इसीलिए चांद पे क्या होता है, सुने होंगे आप लोग, चंद्रमा पे आदमी का वेट कम हो जाता है। चांद पे आदमी का वेट कम होता है, मास कम नहीं होता है, क्या होता है, वेट कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है। रीजन क्या है, तो आइए समझते हैं। देखिए एक्सेलरेशन जो पृथ्वी का है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, ठीक है। और चांद पे जो है ना, ये पृथ्वी का है, ठीक है ना, ये अर्थ का है। अगर हम मून की बात करें तो मून पे 1/6 हो जाता है, मतलब ये जो है इसको 6 से भाग कर दो, इसको 6 से भाग कर दो, वही हमारा चांद का गुरुत्वाकर्षण फोर्स होगा, मतलब एक्सेलरेशन होगा। तो मान लीजिए यहां पे कंपेयर किया हुआ है कि ये अर्थ है, अर्थ पे अगर अर्थ की हम बात करें तो अर्थ पे आपका मास 120 kg है, ठीक है, 120 kg है। और आपका वेट भी 120 न्यूटन है, ठीक है ना, 120 न्यूटन है। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं। वहीं अगर आप मून मतलब चांद पर जाएंगे तो आपका जो मास रहेगा वो मास कभी चेंज नहीं होता है। मास कितना रहेगा, 120 kg रहेगा, हमेशा कितना रहेगा, 120 kg रहेगा। मास कभी किसी कंडीशन में चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन वेट की हम बात करें, W की बात करें, किस पे, चांद पे, तो पता है आपको 1/6 हो जाता है। तो यहां पे इसको 120 को 6 से भाग कर दो, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 20 न्यूटन। तो जो वेट होगा चांद पे वो 20 न्यूटन होगा, मतलब आपका वजन में 6 गुना का कमी हो जाएगा। सोच लो, जो वजन आपका 120 न्यूटन पृथ्वी पे, चांद पर आपका 20 न्यूटन हो जाएगा। तो आदमी वहां पे बहुत हल्का महसूस करता है। वो जैसे छलांग लगाएगा, यहां पे 1 मीटर करता है, वहां पे 6 मीटर कर जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि वहां पे
देख सकते हैं 6 गुना कम है। तो जो वेट होता है डिपेंड करता है हमारा किस पे, जी पे, जी पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, और इसी से हम वेट को निकालते हैं। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में यहां पे डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। हम यहां पे चेक करते हैं कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। बहुत सारा डिफरेंस मैंने बता दिया है, अब यहां पे लिखा हुआ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन अभी इससे पहले मैं एक एक लाइन को समझा देता हूं, ठीक है। मजा आ रहा होगा पढ़ने में, अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला लिखा हुआ है, पहला क्या है, पहला लिखा है, कंपेयर पहला किया हुआ है कि मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी दैट इज मेजरमेंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी। मास क्या है, मास क्या है कि कोई भी पिंड है, कोई भी वस्तु है, उसके अंदर में कितनी क्वांटिटी में पदार्थ को डाला हुआ है उसको हम मास बोलते हैं, और उसी पदार्थ का जो कैलकुलेशन हम निकालते हैं वही मास होता है, ये बोल रहा है। लेकिन वेट के कंडीशन में क्या बोल रहा है कि वेट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग मास ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है बोल रहा है ना। देखिए वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स जी, और जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ठीक है ना। और यहां पे वेट का कंडीशन क्या है, मास में अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वेट निकलता है, लेकिन मास के लिए क्या क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ठीक है ना। ये हम पहले समझा चुके हैं। दूसरा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ स्पेस, पोजीशन और स्पेस। मास चांद पर या पृथ्वी पर दोनों जगह सेम होता है। 120 केजी हम चांद पर भी रहेंगे और यहां भी 120 केजी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये किसी पोजीशन, किसी स्पेस पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन वही वेट ये लोकेशन पे, पोजीशन पे, स्पेस पे डिपेंड करता है। चांद पे वेट कम हो जाएगा, पृथ्वी पे वेट ज्यादा रहेगा। जहां पे ग्रेविटी बिल्कुल जीरो है वहां पे आपका वेट भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो वेट डिपेंड करता है किस पे, लोकेशन पे, पोजीशन पे, स्पेस पे, और मास इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि मास और वेट में ये दोनों में से कौन है जो हमारा स्पेस पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो वेट है वो स्पेस पे डिपेंड करता है। या पूछ देगा मास किस पे डिपेंड नहीं करता है, स्पेस पे, पोजीशन पे, स्पेस, पोजीशन, और क्या लिखा हुआ है देखिए पढ़िए, लोकेशन पे, इनमें से सभी, इनमें से सभी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न पूछेंगे, ध्यान रखेंगे। तीसरा नंबर है मास इज एन ऑब्जेक्ट विथ नॉट बी जीरो। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास को हम जीरो नहीं कर सकते हैं। मास के किसी भी ऑब्जेक्ट, वस्तु के हम मास को जीरो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहीं वेट को हम जीरो कर सकते हैं। कहां पे, जहां पे ग्रेविटी जीरो है। क्यों, क्योंकि वेट जो होता है ना, ये मास इंटू ग्रेविटी होता है, मास इंटू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जहां पे ग्रेविटी जीरो है तो हम अगर निकालते हैं तो मास इंटू जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मास, वेट को जीरो किया जा सकता है लेकिन मास को जीरो नहीं किया जा सकता है। पूछेगा इनमें से, दोनों में से किसको जीरो किया जा सकता है, कौन जीरो हो सकता है, मास जीरो हो सकता है, वेट जीरो हो सकता है। तो वेट हमेशा एक परिस्थिति आएगा जहां पे ये जीरो हो सकता है, ठीक है। चौथा नंबर है इट मेजर बाय यूजिंग फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस मतलब तराजू, इसको तराजू से मापते हैं, मास को कंपेयर करके मापते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पर देखिए, दिखाते हैं आपको, देखिए मास को कैसे मापते हैं। मास के लिए हम एक तराजू का उपयोग करते हैं, एक तराजू का उपयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तराजू का बैलेंस वाला लगा रहता है और यहाँ पर डंडी है, ठीक है। पकड़ के इस पे 1 kg का हम लोग बटखारा बोलते हैं हिंदी में, जो भी वो रखेंगे, और इधर सब्जी वगैरह रखेंगे 1 kg। तो दोनों ये बैलेंस होगा, तब जाकर हमारा ये 1 kg होगा और ये सब्जी आप खरीद लेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग तराजू से मापते हैं, फिजिकल बैलेंस से मापता है। लेकिन वेट के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का प्रयोग करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस कैसा होता है भाई, ऐसे ऐसे होता है ना, यहाँ हुक लगा रहता है, इससे टांगता है, और यहाँ पे एक रीडिंग बनी होती है, यहाँ रीडिंग रहता है ऐसे, जहां पे ये रीडिंग जाएगा उतना इसका वेट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हम स्प्रिंग बैलेंस का प्रयोग करते हैं किसको मेजर करने के लिए, वेट को मेजर करने के लिए। और तराजू का प्रयोग करते हैं फिजिकल बैलेंस का किसके लिए, मास को वजन करने के लिए, ठीक है। अगर पूछेगा कि स्प्रिंग बैलेंस से किस क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, वेट या मास, तो क्या बोलेंगे, वेट, ठीक है। बोलेगा फिजिकल बैलेंस से किसको मेजर किया जाता है, तो मास को फिजिकल बैलेंस से मेजर किया जाता है, ठीक है ना। ये बहुत वीवीआई है, इसको याद रखिएगा। अब जो मास होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है।
मास स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है, लेकिन ये जो वेट होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है। ठीक है, क्यों होता है? आपको पता होगा कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जहां पे केवल मैग्नीट्यूड हो उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो मास में क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये स्केलर है। ठीक है, छठा नंबर है, समझिए इसको। When immersed in water, mass does not change। अगर पानी में हम किसी वस्तु को डालते हैं या खुद चले जाते हैं तो वहां पर मास आपका चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर आप पानी के अंदर जाते हैं वहां पर वेट आपका चेंज हो जाता है, कम हो जाता है। रीजन क्या है? हम जैसे पानी के अंदर जाते हैं, नीचे से एक फोर्स हमारे ऊपर काम करता है जिसको उत्प्लावन फोर्स बोलते हैं, है ना, ऊपर की तरफ आपको धक्का देता है, जिसके कारण आपका जो जी है वो कम हो जाता है। ऊपर से आप एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे जा रहे हैं, तब तक आपको नीचे से एक फोर्स लगने लगेगा, तो जो जिस स्पीड से जा रहा है वो स्पीड कम होगा, स्पीड कम होगा तो आपका वेट में भी कमी आएगी। ठीक है ना, तो पानी के अंदर में वेट चेंज होता है, मास कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, जो मास का यूनिट होता है वो ग्राम होता है या किलोग्राम होता है। मास का यूनिट या तो ग्राम होगा नहीं तो किलोग्राम होगा। वही हम बात करेंगे वेट का, तो इसमें किलोग्राम वेट यूनिट फोर्स में व्यक्त किया जाता है। मतलब जो मास होता है उसको केजी, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं, जिसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस रहा, इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, याद रहेगा ना। देखिए हर एक पॉइंट पे क्वेश्चंस है। मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है कि बाबू नॉलेज लेकर बहुत आस्टिक नहीं बन जाना है, लेकिन एक एक क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है। उसमें अगर प्रश्न पूछ दिया तो प्रश्न छूटेगा नहीं, उससे अगर प्रश्न पूछा तो छूटेगा नहीं। इतना सारा चीजें मैंने आपको बताया, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। और ये क्वेश्चंस रहा आपके सामने। ठीक है ना, इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे और लगातार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछेंगे। देखिएगा क्वेश्चन भी तो बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे नहीं तो बनेगा नहीं जल्दी। ठीक है, आइए समझते हैं। बोल रहा है कि कैलकुलेट द मास इन केजी। मास को केजी में कैलकुलेट करना है। किस में करना है? मास का यूनिट ही केजी होता है, ग्राम होता है। बोल रहा है केजी में मास को निकालना है यहां पे। ठीक है, बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर स्टील प्लेट है, रेक्टेंगुलर स्टील प्लेट है जिसका डायमेंशन दिया हुआ 220 330 इंटू 15 mm। ठीक है ना, mm में दिया है, और इसका डेंसिटी ऑफ स्टील दिया है 7.82 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो बोला है कि इसका मास निकालिए। तो मैंने क्या बोला था कि जब मास निकालने के लिए बोला गया किसी भी वस्तु का, तो उसका डेंसिटी दिया रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि सारे वस्तु का डेंसिटी याद करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए डेंसिटी देता है। डेंसिटी कितना दिया स्टील का? 7.82 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा जो मास का फॉर्मूला होता है, यहां पर लिखा हुआ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है ना, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अगर हम वॉल्यूम को निकाल लें, अगर हम इस वॉल्यूम को यहां से फाइंड आउट कर लें इस प्लेट का, तो डेंसिटी तो दिया हुआ है, वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिजल्ट बाहर आ जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि डेंसिटी किस में दिया है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और वॉल्यूम जो दिया है एमएम में दिया है। तो यहां पे सेंटीमीटर क्यूब है और यहां पे एमएम है, तो एमएम को चेंज कर देंगे। किस में करेंगे चेंज? सेंटीमीटर में कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे सेंटीमीटर दिया है। या इसको चेंज कर लीजिए एमएम में, तब हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा चेंज करने में लफड़ा है, छोड़ देते हैं इसको, हम इसी को चेंज कर लेते हैं। जैसे 220 है, 220, 330 और 15, ये सब एमएम है। ठीक है ना, सब एमएम में है। ठीक है, सब एमएम में है। इसको अगर हम चेंज करते हैं तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 mm होता है। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 mm होता है। तो हम 10 से भाग कर देंगे, सब में 10 से भाग करते हैं, तो यहां पे भाग करिएगा तो 0 से 0 कट गया, ये हो गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको 0 0 कट गया तो ये हो गया 33 सेंटीमीटर, और इसको काटेंगे 15 से 10 से भाग कर देंगे तो 1.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब गुना कर लीजिए। वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो वॉल्यूम होगा 22 इंटू 33 इंटू 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? गुना करेंगे तो हमारा पे यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आएगा। कितना आएगा? गुना करके देख बताइए हमको, जल्दी से गुना करिए और बताइए हमें कि कितना होगा। ठीक है,
तो यहां पे गुना करेंगे तो 1089 आएगा। देखिए 1089 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, अब कैलकुलेटर लेकर हम नहीं बैठे हैं, आप मैथ पढ़ रहे होंगे, राहुल सर पढ़ाते हैं, गुना करने के बारे में बताए होंगे, स्पीडली हमसे ज्यादा गुना कर सकते हैं। वॉल्यूम तो हम निकाल लिए, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। यहां पर वॉल्यूम को लिखिए, वॉल्यूम कितना है भाई 1089 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और डेंसिटी कितना दिया हुआ है, इनटू डेंसिटी कितना दिया हुआ है भाई 7.82 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है ना। तो इसको और थोड़ा सा अच्छा से लिखेंगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसको पढ़ लिए है ना, लिख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। देखिए यहां पे दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, मास निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ये वॉल्यूम लिखे हैं और डेंसिटी ये लिखे हुए हैं। ठीक है ना, ये डेंसिटी लिखे हुए हैं। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, तो हमारा केवल ग्राम बचा हुआ है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ठीक है ना, किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 1089 इंटू 7.82 ये ग्राम हो गया। ठीक है ना, गुना करके ग्राम होगा। और इसको केजी में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या करना होगा, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो भाग कीजिएगा तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा होगा 8.516 केजी। ठीक है ना, ये आ गया आंसर, ये वाला लास्ट वाला आंसर है। ठीक है ना, और आंसर यहां पर लिख दिए हैं। तो सो सिंपल, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम निकलता कैसे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से वॉल्यूम निकालेंगे और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यूनिट पर ध्यान रखना होगा कि यूनिट सब में सेम रखना होगा, तब जाकर आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है ना, तो ये तो थोड़ा सा हम आपको समझाने के लिए आराम से बनाए हैं। शॉर्ट में बनाना होता तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करके निकाल लेते, काम खत्म हो जाता। लेकिन समझाने के लिए इतना सारा प्रक्रिया करना पड़ा। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इसको पढ़िए और पढ़ के दिमाग लगाइए इस पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ए स्टोरेज कंटेनर होल्ड्स 250 लीटर ऑफ वाटर। मतलब ये कंटेनर है, ये जो कंटेनर है इसके अंदर में 250 लीटर पानी भरा हुआ है। कितना पानी भरा हुआ है, 250 लीटर इसमें पानी भरा हुआ है कंटेनर के अंदर में। ठीक है ना, और ये कुछ ऊंचाई पर रखा हुआ है, कुछ ऊंचाई पर रखा हुआ और यहां से पानी को बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो पानी बाहर निकल रहा है, जो उसका फोर्स है वो कितने फोर्स से पानी को बाहर निकालेगा। ठीक है ना, कितना न्यूटन फोर्स से पानी को बाहर निकालेगा। ठीक है, तो मतलब वेट पूछ रहा है। वेट का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है। न्यूटन क्या होता है, फोर्स होता है, बल होता है। तो न्यूटन के बारे में पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा है कि वेट इसका निकालिए। यहाँ पे लिखा भी होगा अमाउंट ऑफ वाटर एग्जैक्ट ऑन सरफेस ऑन व्हिच स्टैंडिंग, लेकिन लिखा नहीं है कि वेट पूछ रहा है। हाँ लिखा है यहाँ पे, देखो व्हाट वेट इन न्यूटन पूछा है ना, व्हाट वेट इन न्यूटन। न्यूटन में वेट को हमको ज्ञात करके बताइए कि 250 लीटर इसमें पानी भरा हुआ है और इस छिद्र के द्वारा पानी को बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें वो फोर्स बताइए, वेट में न्यूटन मात्रा में हमको वो फोर्स का जानकारी दीजिए, बताइए तो कैसे निकलेगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको ज्यादा गहराई से पढ़िएगा तो दिमाग खराब होगा। बोला था ना कि क्वेश्चन ऐसा ऐसा पूछेगा ना कि माथा घूम जाएगा, अगर नहीं आप बेसिक फंडामेंटल जानते होंगे तो समझिए। यहाँ पे 1 लीटर जो वाटर होता है ना, 1 लीटर वाटर को हम लोग 1 केजी ऑफ वाटर बोल सकते हैं। ध्यान में हमेशा रखिएगा, 1 लीटर को हम 1 केजी ऑफ वाटर बोल सकते हैं। एज्यूम किया गया, माना गया है, दोनों अलग चीज है, लेकिन न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए इसका आवश्यकता पड़ता है कि 1 लीटर वाटर 1 केजी वाटर के बराबर होता है। ठीक है ना, वहीं डेंसिटी की हम बात करें तो डेंसिटी ऑफ जो वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर को है। डेंसिटी ऑफ वाटर की हम बात करें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर, और इसको केजी में लिखेंगे तो 1 केजी पर डेकामीटर क्यूब होता है। ठीक है ना, ये दो चीजें में हम डेंसिटी ऑफ वाटर को लिख रहे हैं। ये याद करने वाली प्री डिफाइंड है, इसको याद कर लीजिएगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 केजी पर डेकामीटर क्यूब।
ठीक है ना, ये डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहां लिखा हुआ है, आप लिख लेना। इसके बाद जो 1 लीटर होता है ना, 1 लीटर, इसको 1 डेसीमीटर क्यूब बोल सकते हैं। 1 लीटर को वॉल्यूम की हम बात करें, 1 लीटर को 1 केजी बोल रहे थे ना, अगर वॉल्यूम में बात करें तो 1 लीटर जो होता है, मान के चलिए कि इसमें ये बोतल है, ठीक है, इस बोतल में पानी भरा हुआ है, 1 लीटर पानी है, मतलब 1 लीटर पानी, इसका आयतन पूछेगा ना, मीटर क्यूब है ना, तो क्यूब क्या होता है, आयतन होता है। तो कितना आयतन, इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर का, अगर 1 लीटर को हम वॉल्यूम में बोले तो 1 डेकामीटर क्यूब होता है। ठीक है ना, इसमें जो आयतन है 1 डेकामीटर क्यूब है, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। ये भी याद करने वाला चीज है, याद रखिएगा कि 1 लीटर जो पानी होता है उसको अगर वॉल्यूम की हम बात करें, उसमें आयतन कितना है, भी की बात करें तो 1 डेकामीटर क्यूब होगा या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, ये प्री डिफाइंड वैल्यू है जिसको आपको याद करके रखना होगा। अब आइए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो पूछा है उसको चुपचाप यहां पे लिख लीजिए। पूछा है हमारा W, वेट होता है W इक्वल टू M इंटू जी होता है। ठीक है ना, और यहां पे ना मास दिया है ना जी दिया हुआ, तो जी को हम एज्यूम कर लेते हैं 9.8 होता है ना, गुरुत्वाकर्षण फोर्स कितना था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हम 10 मान लेंगे, इसको बाय डिफॉल्ट कैलकुलेशन में आसानी होगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, जी का वैल्यू हम इतना मान लिए, तो जी तो हम समझ गए क्योंकि पृथ्वी पर जी यही होता है, लेकिन मास के बारे में कोई जानकारी यहाँ पर हमें नहीं है। तो चलिए मास को निकालते हैं। तो मास क्या होता है, मास क्या होता है, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है ना, तो यहां पे ना वॉल्यूम है ना डेंसिटी है। तो देखिए यहां पे क्या है कि 1 लीटर को हम यहां पे 1 लीटर को अगर वॉल्यूम में लिखते हैं, हम यहां देखिए इसको हम ब्लॉक कर दिए। ठीक है ना, 1 लीटर को अगर वॉल्यूम को फॉर्म में लिखते हैं तो 1 डेकामीटर क्यूब लिखते हैं ना, डेकामीटर क्यूब लिखते हैं, जैसा कि पहले मैंने बताया 1 लीटर इक्वल 1 डेकामीटर क्यूब या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 डेकामीटर क्यूब। तो उसी तरह से यहां पर दिया है 250 लीटर पानी, इसमें कितना पानी है, 250 लीटर। तो अगर 250 लीटर को लिखना हो किसमें, वॉल्यूम में, तो हम क्या लिखेंगे, 250 डेकामीटर क्यूब लिख सकते हैं ना, 250 डेकामीटर क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 लीटर को जब 1 डेकामीटर क्यूब लिखते हैं तो 250 लीटर को 250 डेकामीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास को निकालना है ना, तो चलिए मास निकालते हैं। यहां पे दूसरा कलर लेते हैं हम, कोई इसको लेते हैं। अब देखिए, अब मास निकालिए, यहां पे मास इक्वल टू होता है हमारा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा 250, नहीं दिख रहा है, सही से नहीं दिख रहा है, इसको हम वहीं चलते हैं जो था पहले, यही है, और इससे ये था, चलिए ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होगा, 250 हो गया डेकामीटर क्यूब, ठीक है ना, इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ वाटर यहां पर हम लोग लिखेंगे। तो डेंसिटी ऑफ वाटर अगर डेकामीटर क्यूब में लिखा जाए तो आप देखिए 1 केजी पर डेकामीटर क्यूब होता है, कितना था, 1 केजी पर डेकामीटर क्यूब। तो यहां पे लिखेंगे 1 केजी पर डेकामीटर क्यूब। ठीक है ना, अब डेकामीटर क्यूब कट जाएगा क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे है, तो मास हमारा यहां पे कितना आ जाएगा, मास इक्वल टू यहां पे हो जाएगा हमारा 250 केजी। ठीक है, 250 केजी हो जाएगा। यहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज किए होंगे, तो चलिए इसको एक बार फिर से मैं यहां पे कैलकुलेशन फिर से दिखाता हूं, थोड़ा सा कलर को चेंज करता हूं। देखिए इसको फिर से हम कर देते हैं थोड़ा सा स्पेस लेकर, यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है ना, यहां तक आप समझे होंगे, यहां तक समझ गए होंगे आप लोग, आई होप। फिर कलर चेंज नहीं हुआ है, इसको नालायक को बोले कलम चेंज हो जाए, तो नहीं हो रहा है ये, ठीक है चेंज हो गया, चलो ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए मास इक्वल टू क्या होता है, यहां पे मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम निकल का गया ना मेरा, ये वॉल्यूम रहा हमारा, तो वॉल्यूम को लिखेंगे 250 डेकामीटर क्यूब, वॉल्यूम हो गया। अब हमको डेंसिटी लिखना है,
डेंसिटी कितना है पानी का, तो पानी का डेंसिटी या तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं या 1 केजी पर डेकामीटर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेकामीटर क्यूब में हमें इस वॉल्यूम को लिखे हैं, ठीक है ना। तो हमको इसमें से जो उठाएंगे डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी मालूम है पहले से 1 केजी पर डेकामीटर उठाएंगे, क्यों, क्योंकि डेकामीटर डेकामीटर कट जाएगा तो केजी बचेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, डेंसिटी 1 केजी पर डेकामीटर क्यूब, ठीक है। डेकामीटर क्यूब को डेकामीटर क्यूब को काट दिए, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, 250 केजी, यही बचा ना। तो यहां पर हमारा मास निकल के आ गया कितना, 250 केजी। मास कितना निकला, 250 केजी मास निकल गया, ठीक है। ये मास हमारा निकल गया 250 केजी। और बाबू जब मास निकल गया कितना, 250 केजी, और यहां पे जी 9.8 होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन हम यहां पर 10 मान लेते हैं बाय डिफॉल्ट, 10 मान लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। तो दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको मिटा देते हैं नीचे वाले को, स्पेस के लिए मिटा दिए, ठीक है। अब गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा, यहां पे वेट कितना आ जाएगा, 25 इंटू एक और 0 हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा ना। तो इसको लिख सकते हैं, ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है न्यूटन, एन होता है ना। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख देंगे, 2500 न्यूटन। समझ में आ गया, 2500 न्यूटन, ये हमारा आंसर हो गया, डब्ल्यू इक्वल टू 2500 न्यूटन। अब बताइए इसमें से कौन सा फिजिक्स लगा हुआ है, आप ध्यान से देखिए। बहुत ज्यादा रिसर्च करने पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं बार बार बता रहा हूं। क्वेश्चन के पैटर्न को समझना होगा, प्री डिफाइंड डेटा को याद रखना होगा। यूनिट में मैंने पहला चैप्टर में मैंने ये सब बताया है, उसको ध्यान में नहीं रखेंगे क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। इससे और खतरनाक क्वेश्चन आगे देखते हैं, देखो एक और खतरनाक क्वेश्चन है आपके सामने, ये पढ़ो इसको। जितने भी यूट्यूबर है ना वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, उनको आईटीआई के बारे में मालूम नहीं है, और आप वहां पढ़ते हैं जहां पे आईटीआई है, तो याद रखिएगा रेलवे रोना पड़ेगा बाबू। इसीलिए रोना नहीं है, चीजों को समझ समझ के पढ़िए। पहले मैंने यूनिट इसीलिए पढ़ा दिया कि यूनिट पढ़ के इस चीज क्वेश्चन को डील करेंगे, यूनिट से डील कर देंगे। कोई मास वेट डेंसिटी कुछ नहीं है, बस उसको याद, मास क्या होता है, वेट क्या है, डेंसिटी क्या होता है, बस यही फॉर्मूला, इसको याद रखिए। बाकी सब खेल है यूनिट का। देखिए यहाँ पे डाइन है, पाउंड है, न्यूटन है, ग्राम वेट है, केजी वेट है, अब इसमें बच्चा फंस जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, ए फोर्स ऑफ 15 डाइन एक्टिंग ऑन ए मास ऑफ m प्रोड्यूस एन एक्सलेरेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द मास। बोल रहा है कि कोई एक मास है, ठीक है ना, कोई एक मास है जिसका मास को बोल रहा है कि m मास है, ठीक है ना, इसी को निकालना है मास को। अब इस पे जो फोर्स है वो 15 डाइन है। फोर्स का यूनिट होता है डाइन, DYNE, 15 डाइन। इस पे फोर्स कितना लग रहा है, 15 डाइन। एक फोर्स न्यूटन में होता है ना, F इक्वल टू न्यूटन, ठीक है ना, यहां पर डाइन में दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि इसकी जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है वो है 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो चीज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि हमको मास निकालिए, हमको m निकाल के बताइए मास क्या होगा। ये दो डेटा है, फोर्स है और एक्सेलरेशन है, इससे मास निकालिए। तो आपको मालूम होगा कि वेट जो होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन तो होता है, वेट यहां से निकलता है। अगर वेट हम निकाल लें, एक्सेलरेशन दिया है तो यहां से हम मास निकाल सकते हैं। अगर हमको वेट मिल जाए, देखिए मास कैसे निकलेगा, मास कैसे निकलेगा, तो मास जो होता है वेट में होता है। देखिए W इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी बोलिए ए बोलिए, ठीक है ना, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। ये तो ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये तो हमें मालूम है, ठीक है ना, ये मालूम है। अगर हम वेट कहीं से निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला का प्रयोग करके, तो हमारा ये मास निकल जाएगा। तो मास इक्वल टू, इसको नीचे ला देंगे तो यहां से मास निकल जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग। तो इसको निकालने के लिए कौन सा जुगाड़ लगाएंगे, आप थोड़ा सा सोचिए, इसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। सोचिए, तो आइए इसको सोल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पे जो डाइन दिया हुआ है, जो डाइन दिया हुआ है, इसका कोई रिलेशन अगर वेट के साथ हमें मिल जाए, वेट के साथ मिल जाए तो हम सिंपली निकाल सकते हैं।
यहाँ पे देखिए फोर्स इक्वल टू मास एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, इसको फोर्स वेट भी बोल सकते हैं, वेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको फाइंड आउट करना कि डाइन का कोई रिलेशन वेट के साथ कोई रिलेशन है क्या। तो देखिए इसमें देखेंगे तो आपको दिखेगा 1 ग्राम जो वेट होता है ना 981 डाइन के बराबर होता है। तो यही तो हमको चाहिए था, ये रिलेशन हमको मिल गया। अब ये रिलेशन याद करके रखना होता है, ठीक है ना। वही तो बोल रहे हैं रेलवे में यही यही लोग मार खा जाते हैं, क्वेश्चन सोल्व करके आएंगे, अरे बहुत आसान है बना देंगे, बनेगा नहीं बाबू, मर जाओगे, ठीक है। देखिए तो अब यहाँ पे हमको एक रिलेशन मिल चुका है, ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। हमें एक रिलेशन मिला है कि 981 डाइन जो होता है, देखिए 981 जो डाइन होता है वो 1 ग्राम वेट के बराबर होता है, ठीक है ना, 1 ग्राम वेट के बराबर होता है। अगर हम बात करें कि एक डाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे देखो डिटेल्स हम इसलिए लिख रहे हैं, समझिए इसको। 1 डाइन इक्वल हो जाएगा 1/981 ग्राम वेट हो जाएगा ना। यहां पर कितना है, 15 डाइन है, तो 15 डाइन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 डाइन इक्वल टू 1/981 इंटू 15 हो जाएगा ना, ग्राम वेट हो जाएगा। तो यहां पे हम एक रिलेशन निकाल लिए कि 15 जो डाइन है, ये 15 जो डाइन है, इसका मतलब ये हुआ 15 डाइन इक्वल टू हो जाएगा 15/981 ग्राम वेट, ठीक है ना। इसी को मैंने लिखा है डिटेल्स में, ये 15 है ना, 1/981 इंटू 15 मतलब उसका इस तरह से लिख सकते हैं ना, 15/981 ग्राम वेट। अब ग्राम वेट आपका निकल गया, मतलब वेट निकल चुका है। तो वेट निकल गया तो फॉर्मूला क्या होता है वेट का, वेट का फॉर्मूला यही तो होता है, W इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन मेरा दिया हुआ है, देखिए कहां पर दिया हुआ भाई, यहां पर दिया हुआ, ठीक है ना। अब मास निकालना है, वेट मेरा आ गया यहां पे, देखिए वेट कितना है 15, वेट आया 15/981 कितना है ग्राम वेट, ठीक है ना, ग्राम में, ग्राम वेट इक्वल टू का होगा, मास तो निकालना ही है मेरा। और यहां पे एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही दिया हुआ है ना। अब हम मास इसको इसके नीचे लाएंगे तो मास इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है ना, इसको इसके नीचे लाएंगे तो मास इक्वल टू आ जाएगा। तो चलिए मास इक्वल टू यहां पर लाते हैं, इसको मिटा दें, ये समझ गए हो ना, ये समझ लीजिएगा, इतना ये जो निकाले हैं इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद यहां से हम शुरू किए हुए हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसको हम यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है ना, यहां पे लिख रहे हैं मास इंटू कितना है 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा 15/981, ये ग्राम वेट में है वेट, इसका यूनिट हम बाद में लिखेंगे, अभी नहीं लिखते हैं, पहले इसको इधर करते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए तिरछा तिरछी, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको m इंटू 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ये 981 इधर आ जाएगा, 981 इक्वल टू 15 बचेगा क्या हमारा ग्राम वेट, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे m इक्वल टू निकाल दीजिए, m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसके नीचे सर आएगा, ये वाला संख्या है ना, इसको इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है, इक्वल के बाद, ठीक है, लिख सकते हैं 15 अपन ये क्या नीचे जा रहा है ना 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 981, ठीक है। इस संख्या को हम ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो यूनिट है 15 का जो यूनिट है इसको समझिए, यहाँ पे जो 15 लिखे हुए हैं, ये जो ग्राम वेट होता है ना वो न्यूटन होता है, मतलब फोर्स होता है। और फोर्स को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं तो इसको और एक चीज लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं ना।
सेम चीज है। और इसी को तो न्यूटन बोलते हैं, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर को एन बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, या इसको भी एन बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, ठीक है ना, दोनों सेम यूनिट है। अब यहाँ 15 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना। यहां से कट जाएगा सब, ग्राम सेकंड कट जाएगा, सेंटीमीटर कट जाएगा, तो हमारे बचेगा आखिर में क्या, m इक्वल टू बचेगा 15/2.5 इंटू 981, ये ग्राम बचेगा, ठीक है, ग्राम बचेगा। और यही मास तो निकलना था, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, काटकूट करके निकालिएगा आंसर, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 0. देखिए मास आ जाएगा आपका 0. आंसर होगा 0.00612। ये कहां से आएगा, इसको काटकूट करने के बाद जो आंसर आएगा यही आएगा, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से इसको सोल्व करना होगा, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, कहां पे कौन सा यूनिट का उपयोग करना है ये पता चलेगा इससे। ये फोर्स का है, यहां से यहां तक ये फोर्स है, ठीक है ना। सीजीएस सिस्टम में फोर्स को हम डाइन बोलते हैं, सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड को हम लोग सीजीएस बोलते हैं। सीजीएस में हम फोर्स को डाइन बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफपीएस में फुट पाउंड और सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एफपीएस सिस्टम बोलते हैं, और इसमें फोर्स को पाउंडल बोलते हैं। तो मास मतलब एलबी इंटू एक्सेलरेशन फुट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एमकेएस सिस्टम में फोर्स को न्यूटन बोलते हैं, जिसको केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। और यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है ना। 1 डाइन होता है 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 1 पाउंडल होता है, 1 न्यूटन क्या होता है, 1 ग्राम वेट क्या होता है, 1 वेट क्या होता है, सब यहाँ दिया, इसको याद करके रखिएगा। और इसको एक बार फिर से आप लगा कर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 3-4 बार एक ही क्वेश्चन को बार-बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेंसिटी। डेंसिटी से पहले एक और क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।